हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बांसुर एजुकेशन। आज बात करेंगे कक्षा 10 का जो आरबीएससी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर हुआ है उसके बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जहां आपको समय समय पर बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। करंट अफेयर संबंधित जो भी अपडेट होती है सबसे पहले बांसुर एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। अब बात करते हैं कक्षा 10 का जो मैथ का पेपर हुआ आज। कक्षा 10 का जो आरबीएससी का पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आप देखते हैं उसका सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, ये आपका मैथ का पेपर जो आज हुआ है 27 तारीख को। जो आपका पेपर होता है आज 27 मार्च को हुआ है। कक्षा 10 का पेपर है, वो भी मैथ का है जो आरबीएससी की तरफ से लिया गया। तो उसका पेपर, उसके सॉल्यूशन की आज आप बात करेंगे। और आप देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सही और सटीक, सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं यहाँ आपको बताऊँगा। इसके जो निर्देश हैं जो हर पेपर पर्सन में कॉमन होते हैं, सभी पर्सन करने अनिवार्य हैं। सभी पर्सन पत्र अनिवार्य होता है। नामांकन अवश्य लिखना होता है। उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना होता है। हालांकि दोस्तों इसमें सप्लीमेंट्री दी जाती है। यदि आपकी कॉपी भर जाती है तो 30 मिनट के पहले आप सप्लीमेंट्री कॉपी ले सकते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1। ये था दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 124 है। यदि महत्तम समापवर्तक 27 और लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों ये जो प्रश्न दिया गया था यहाँ कि में से दिया हुआ था, इसका जो HCF है वो 27 दिया हुआ है। इसका जो LCM है वो 162 दिया हुआ है। तो इसकी जो एक संख्या दी गई है तो यहाँ हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। ऐसा एक फॉर्मूला है। तो इसलिए जब हम मान रखते हैं तो इसका आंसर प्राप्त होता है 81। बिल्कुल दोस्तों, ए ऑप्शन है इसमें प्राप्त हो रहा है फर्स्ट वाले में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की कि बहुपद x² - 2x के शून्य के कितने हैं। कि इस वाले बहुपद के शून्य के कितने शून्य होता है जो बहुपद को शून्य कर दे। तो यह हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो माइनस का 2x है इसके फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड मान आता x² माइनस, एक को गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर 4। तो 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ से एक तो 4 आता है और एक 2। तो ऑप्शन नंबर जो इसका स है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो स है माइनस का 2,4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 ये है कि यदि पहली संख्या का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुणे से 5 कम है तो निम्न में से कौन सी समीकरण सही है। तो यहाँ से दोस्तों समीकरण बताने की कौन सी समीकरण सही है। अब मैं बात करूँ समीकरण की तो यहाँ से ये समीकरण देखो आप, इसका जो डी ऑप्शन है, इसका जो डी ऑप्शन है ये वाला, कि मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी है y, और दे भी रखा है। तो पहली का दुगुना 2x, दूसरे के 7 गुणा से 5 कम है तो 5 माइनस कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि 2x बराबर 7y माइनस 5। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। ये रहा पहले का क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवा पद क्या होगा। यहाँ दोस्तों हम एक तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ प्रथम पद 2 रखा हुआ है, या फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्योंकि इसको सबसे अच्छा करने का तरीका क्या था कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आपके पास में a का मान दिया हुआ है और d का मान दिया हुआ है। जब d का मान आप यहाँ रखेंगे गुणा करते हैं तो यहाँ से an का जो मान है वो आता है 3n माइनस 1, ऑप्शन नंबर ब, जिसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ब ऑप्शन लिखना था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पहले का जो 5वां है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। इसका जो गुणज दोस्तों देखो क्या होते हैं, 3 के गुणज होते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ 3 फिर 6 9 12 और 15, इन गुणजों का योगफल पूछा है कि योगफल कितना होगा। प्रथम 5 गुणज हैं तो इनका योगफल होता है 45, ऑप्शन नंबर से। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² QR² बराबर PR² तो कौन समकोण होगा। और यहाँ देखो आप एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कर्ण सबसे बड़ा होता है। दो भुजाओं के पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है, इसका मतलब ये तो PR है क्योंकि कर्ण दे रखा है, कर्ण सबसे बड़ा तो PR है। इसका मतलब ये कौन सा बच गया, Q बच गया। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा ब, मतलब बी ऑप्शन होगा, ब होगा जो Q होगा, ये इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं
बिंदु 0,3 की एक्स एक्स दूरी क्या होगी, हमेशा एक्स एक्स दूरी वाई का मान होती है यदि वह धनात्मक हो तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं अगले की कि इसका जो 8वां क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45 का मान कितना होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ जो मान है इसका मान 2, sin 45 का मान हमें पता है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना, 1। तो इसका जो आंसर आएगा द वो आ जाएगा 1, ये वाला है द आंसर। अब बात करते हैं 9वीं की, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा है तो उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। कैसे आएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ। उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री क्योंकि एक वृक्ष है, मानो ये वृक्ष है, इसकी ऊंचाई की 3 गुणा है कि ऊंचाई इसकी अगर h है तो ये है h/√3 आधार है, और उन्नयन कोण 60 डिग्री पूछे हैं तो हम कह देंगे tan थीटा लगा हुआ है, tan थीटा बराबर h और h/√3 और √3 ऊपर चला जाएगा तो अपने पास मान आएगा tan थीटा बराबर √3 और √3 होता है 60 डिग्री के लिए। दोस्तों यदि किसी पर्सन को दिक्कत आ रही है तो आप हमें बता दें, हम उसको दोबारा से बता देंगे आपको, लेकिन जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब 10वां है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं प्रसर होती हैं। अब देखो दोस्तों, जो एक वृत्त होता है, इस वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और दोनों व्यास के समांतर सिरों पर होती हैं। तो यहाँ पे आएंगी कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। व्यास के सिरों पर 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या होगी 2πr, त्रिज्या परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर दे रखा आपको 176। तो त्रिज्या पूछिए, जब पाई का मान 22/7 रखेंगे, 7 को उधर भेज देंगे गुणा में और 2 गुणा 22 आएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा फिर 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, यदि गोले का आयतन 36 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr3, 4/3 πr3 और बराबर में दे रखा है 36 पाई। दोस्तों पाई से पाई कट जाता है, 3 उधर चला जाएगा और 4 का जब भाग देंगे 9 चौक 36 तो ये आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से इसका आयतन आ जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 13% की, कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपने देख लिया होगा कि ज़्यादातर इसका आंसर गलत बता रहे हैं, क्योंकि इसने कहा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में से 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 से लेकर और प्रथम 11 पहुँचे तो 10 संख्या तक जाते हैं, 11 हो जाती हैं। इन जब सबका सम करते हैं, योग करते हैं, 55 आएगा। संख्या 11 है, भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 5, ऑप्शन नंबर पे। कुछ लोग 6 बता रहे हैं जो कि गलत है, सही आंसर आएगा 5, क्योंकि प्रथम पूर्ण संख्या में 0 काउंट होता है और 0 काउंट होता है तो 10 तक की संख्या हो जाएंगी, योग जोड़ जिनका 55 आ जाएगा, 55 जोड़ने पर 11 का भाग देंगे तो आएगा 5। सबसे सही आंसर ये। अब कह रहा बंटन 3 5 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3। तो अब देखेंगे यहाँ 3 सबसे ज़्यादा बार मतलब 5 बार आया है, 5 बार आया तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बे। पी की प्रायिकता 0.05 है तो उसके ना की प्रायिकता क्या होगी। तो ना होने की प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों, ना होने की प्रायिकता देखो एक टोटल होती है तो एक में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.05 और बुक में परसेंट दिया होगा ऐसा 0.95। तो ऑप्शन नंबर आएगा द। घटाना था, अच्छे से घटा लिया होगा दोस्तों। फिर भी अगर किसी कन्फ्यूजन गड़बड़ लगे तो आप हमें बता सकते हैं कि कोई किसी ना समझ में आ रहा है तो बता दें, हम उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बता देंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में जो पर्सन थे रिक्त स्थान वाले। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे, क्योंकि यहाँ आप क्या आंसर कर रहे हैं इसकी दिक्कत थी। एक तो दोस्तों जिसका जो पहला पर्सन है ये यहाँ पे 2 आना था, बुक में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि A2 - A1 यदि इसका सारो अंतर घटा लें तो सारो अंतर इसका आएगा 5/2। प्रथम पद दे रखा है तो इसका जो 11 पद है A प्लस 10D वाले फॉर्मूले से 11 पद आएगा तो वो आएगा 22। तो इसका आंसर होगा 22।
22। यहाँ से कोस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, इसका तो सेकंड पर्सन है, तो इसका जब मान रखेंगे तो कोस 60 का मान हमें पता है कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस, और साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, तो इसका वर्ग आ जाएगा 3/4, तो ये आएगा माइनस का 2/4 और कट जाएगा, इसका जो लास्ट आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2, लास्ट आंसर आएगा -1/2। आप मैच कर सकते हैं। अब प्रश्न था यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, सीधी सी बात है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर से और 22 होता है 154, हमें पता है त्रिज्या 7 होती है, तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 6 सेमी और तो त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, अब तिर्यक ऊंचाई का सूत्र एल बराबर होता है √r² + h², तो 6 का वर्ग 36 आएगा, 8 का वर्ग 64 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 100 और 100 का जो वर्गमूल है वो दोस्तों आएगा 10, तो इसका सही आंसर आएगा 10। ये एक फॉर्मूला दिया था कि 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस क्या होता है, बहुलक होता है, इसमें क्या आएगा, बहुलक आएगा। वर्ग अंतराल 60 से 75 वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह का देखो अपना फॉर्मूला है कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो अपने को यहाँ 60 प्लस 75/2 करना था, इसका तो सारो वर्ग अंतराल आता है 15/2 का भाग देंगे 7.5, तो इसका आंसर आ जाता 67.5, 67.5। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने प्रायिकता, जब पासे को उछाल दें 6 से बड़ा अंक नहीं आता है तो प्रायिकता आ जाती 0। अब बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अब था अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 1 नंबर वाले जो प्रश्न थे जिनमें आपको एबीसीडी रिक्त स्थान कुछ नहीं दिया था, सीधा प्रश्न था कि यदि x बराबर ये है, y बराबर इतना हो तो x और y का लैसे पे क्या होगा, एलसीएम पूछा था, और एलसीएम होता है जिसकी घात अधिकतम होती है वो वाला मान, यहाँ 2 की घात 3 अधिकतम है और 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 का मतलब 9 और 2 की घात का मतलब 8 और 9 × 2 होता है 72, तो आंसर आ जाता है कितना 72, तो इसका आंसर था 72। x² - 3 के शून्य क्या होंगे, 2 घात का था तो इसके शून्य हमें पता है दोस्तों क्या होंगे, x² बराबर उधर आता 3 और x का मान आता रूट लग जाता और प्लस माइनस आता √3, तो इसका मान आता प्लस माइनस √3। कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 14, x - y बराबर 4 को हल करो, इन दोनों को हल करना था, इसका जो आंसर आता वो आता x बराबर तो 9, x बराबर 9 और y बराबर 5। कैसे आया, ये विलोपन विधि लग जाती, यहाँ दोनों को जोड़ देते तो y से y कट जाता, ये 2x आता और ये 18 है, 2x बराबर 18 तो x बराबर 9 और फिर x का मान रख देते तो y का मान आ जाता 14 में से 9 घटाने पर 5। अगला प्रश्न कह रहा था कि यदि ये देखो, ये छठी प्रश्नावली क्या है जो अपनी समरूपता वाली है, कि डी बी सी के समांतर है, ये भुजा जब इसके समांतर है तो यहाँ से ये इसका दुगुना है तो ये भी इसका दुगुना होगा, क्यों, अनुपात वाले समान से इन दोनों का अनुपात समान है तो इन दोनों का अनुपात भी समान होगा, तो 1 का नीचे आता 2, तो इसका आंसर आता केवल 2, कि इसी का मान 2 सेंटीमीटर होगा, सेमी में तो सेंटीमीटर होगा। अब बात करते हैं बिंदु -a और 1 के बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2a, दूरी ऋणात्मक कभी नहीं होती है तो 2a और आगे लिख देते इकाई होगी। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये कह रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज है कि ये ऊंचाई ये इसके बराबर है, मतलब ये x है तो ये भी x है, और ये अगर दोनों बराबर हैं तो थीटा बनता है tan थीटा, tan थीटा में आधार और लंब दोनों बराबर होते हैं, कब, जब थीटा बराबर कितना हो 45 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो आंसर आता है उन्नयन और परछाई और ऊंचाई बराबर होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन। अगला था छठा, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से अपने को एक समकोण त्रिभुज बनाना था और ये कह रहे ये 100 मीटर दूर है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई ये पूछा tan थीटा लगा देंगे तो मान आ जाता 100√3, 100√3, लंब बटे आधार लगाना था, लंब का मान चाहिए तो आधार गुणा हो जाता 100√3 आ जाता।
अब बात करते हैं दोस्तों इससे अगले वाले की। चाप की लंबाई पूछी है कि वृत्त की त्रिज्या आर का मान दे रखे कि आर बराबर ये है और केंद्र पर कोण 60 डिग्री दे रखे, आर दे रखी है और 60 डिग्री चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई का सूत्र सीधा सीधा जानते हैं, पाई आर थीटा बटा 180, और यहाँ पे हम मान रखते हैं तो चाप की लंबाई आ जाती 22/3 सेंटीमीटर, 22/3 सेंटीमीटर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर हो तो घन की भुजा कितनी आएगी? तो 1014 वर्ग सेंटीमीटर हमें जानते हैं, इसका सूत्र होता है 6a² बराबर 1014, और 6 का भाग देते तो अपने पास आता a² बराबर 1014/6, ये कट जाता 169 बार, 169 टाइम्स, तो a² बराबर 169, तो a बराबर आ जाता 13। तो घन की भुजा आती, आंसर आता 13 मीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखो हम सूत्र लगाते थे, कौन सा? 4 पाई आर स्क्वायर, कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस आर का मान रखना था। जैसे गुणा करते तो ये आ जाता 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं खंड 2 की। ये थे सब 1 नंबर के क्वेश्चन। अब आते हैं सारे 2 नंबर के क्वेश्चन की। सिद्ध करो ये क्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में दोस्तों आपको पता है अच्छे से, यहाँ पहले इसको मान लेते हैं कि माना ये एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास मान के चलते कि माना ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, कोई गुणनखंड बेनिष्ठ नहीं है। और फिर हम इसका वर्ग करते हैं और क्या देते हैं, ये वर्ग करने पर इसका एक गुणनखंड विद्यमान आता है, अतः ये माना गया हमारा गलत था, तो ये क्या परिमेय संख्या थी। ये पहले प्रश्नावली का प्रश्न था, जो कि अपने पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। ये बात करते हैं बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य क्या होंगे। तो शून्य के लिए बात करते हैं, देखो शून्य का 2 तरीके थे, या तो हमें सीधे सारे फॉर्मूला लगाएंगे, 6 दूनी 12 है, तो टुकड़ा गुणा करने पर 12 है, जोड़ने पर 1 आई, तो टुकड़े हो जाते हैं माइनस का 4x और प्लस का 3x, और इसके सीधे सीधे x के मान आ रहे थे पाँचवें वाले में कि x बराबर 2, एक गुणनखंड तो आ रहा था 2 और एक आ रहा था माइनस का 3/2, ये 2 मान आते हैं, एक तो x बराबर 2 और एक माइनस का 3/2। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्या याद करो। तो पहली संख्या मान लेते हैं कि मानो एक संख्या तो x थी और दूसरी y थी, अंतर दे रखा है, मतलब x - y बराबर दे रखा है 26, और एक संख्या दूसरी दुगनी थी तो x बराबर दे रखा था 3y। तो यहाँ x बराबर 3y यहाँ रखते हैं, तो 3y में y घटाए तो 2y बता बराबर 26 और y बराबर 13। तो यहाँ से मान आता कि y बराबर 13, तो x बराबर आ जाता 39। x का मान 39 और y का मान 13, इसका सही आंसर होता। अब बात करते हैं कि निम्न आकृति में यदि डी बी सी ए डी एक्स इस प्रकार दिया गया, ये देखा समांतर है, डी समांतर है बी सी के, तो हम इस प्रश्न को थोड़ा घुमा लेते तो पता लग जाता ये ऐसी आकृति है कि ये भुजा इसके समांतर है, तो इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, समांतर होगा। थेल्स प्रमेय से आधारभूत आनुपातिक जो प्रमेय है ये अनुपात समान होता है। और यहाँ से x का मान आता है कि x बराबर 4, कि x का मान 4 आता है, क्योंकि ये इसके बटे में आता है, ये इसके बटे में फिर वज्र गुणा होता, तो x का मान आ जाता 4। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान क्या होगा। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाना था, तो x का मान यहाँ से आता 4 सेंटीमीटर, तो x का मान आता है x बराबर 4 सेंटीमीटर। इस वाले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो इसका मान आता है x बराबर 4। अब सॉरी, x का मान 2 आता, यहाँ पे जो मान आ रहा था वो था x बराबर 2, 4 तो से ऊपर वाले का था, 8वें वाले में था x बराबर 2। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। tan a बराबर 1 हो तो sin a cos a का मान क्या होगा। यहाँ से tan a बराबर 1 बटे में 1 मान लेते हैं, तो मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा था, ये एक और ये मान आता √2। यदि ये √2 तो यहाँ sin a का मान आता 1/√2, cos a का मान आता 1/√2, √2 से √2 कट जाता, तो इसका आंसर आ जाता कितना, 1। अब बात करते हैं कि दो खंभों के शीर्ष की जो दूरी है, एक 20 मीटर ऊंचा और एक 14 मीटर, तो एक तार से जुड़े हुए हैं,
यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। तो देखो तार की लंबाई की बात करें तो यहाँ से दो खंभे मान लेते हैं कि एक खंभा बड़ा है और दूसरा छोटा है। ये खंभा बड़ा है, ये छोटा है, और यहाँ से कोण त्रिभुज बन जाता है ऐसा। और बात कर लीजिए, ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का, ये बच गया 6। तार की लंबाई पूछे, कर्ण का मान पूछे, और कर्ण का मान यहाँ से 10वीं में आ जाता 12 मीटर। इसका जो सही आंसर था वो आता 12 मीटर। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो अपने को पहले वृत्त बनाना था, एक बड़ा वृत्त और बनाना है जो इस जीवा को स्पर्श करता है। ये एक जीवा को स्पर्श करेगा, तो जीवा को स्पर्श करने वाले एक वृत्त और बना लेते हैं और यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं। तो ये पूछा इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ से इसकी जो त्रिज्या ये कर्ण हो जाती। यहाँ से कोण दे रखा था अपने को, ये दे रखा 3, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते ये माना था 4, और 4 का दुगुना होता है 8। तो यहाँ से बुक का प्रश्न है, ऐसे कैसे किताब में दे रखा अपने में, और ये आता 8 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की जीवा की, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे को स्पर्श करती है। आंसर आ जाता 8। अब 12 क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगा आप उस कमेंट बॉक्स में बताएं, ये क्वेश्चन गलत है, उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको वहीं बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है तो प्रश्न है कि यहाँ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लगाते हैं थीटा बटा 360। इसका जो प्रश्न आता है वो आता है थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, और केवल मान रखना था पाई का मान 22/7 क्योंकि यहाँ प्रश्न नहीं दिया गया है। और जैसे मान रखते हैं तो इसका आंसर 12वीं का था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी है और इसकी ऊंचाई 15 सेमी है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न की बात करें हम 13वीं की, तो एक तो बेलन था, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल हमें पता कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 154। तो यहाँ से त्रिज्या निकालते, और ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है कि यहाँ क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या कितनी होती है 7। इसकी त्रिज्या 7 होती, ऊंचाई एच दे रखी है 15। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का मान 7 और एच का मान 15, पाई का मान रख देते 22/7। 7 से 7 कैंसिल होता, 22 44, और 15 को इससे जब गुणा करते हैं तो दोस्तों इसका तेरे को आंसर होता है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह माना था 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। 14 प्रश्न क्या है कि बंटन का माध्य क्या होगा। देखो दोस्तों अपने वैसे ही प्रश्न था नहीं कि पहले ही था सिलेबस से, लेकिन क्या है कि वर्ग माध्यक दे रखा है। यदि वर्ग अंतराल दिया गया तो आप मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, या मध्य बिंदु पहले से एफ दे रखा है तो आप प्रत्यक्ष विधि अगर लगाते हैं सबसे अच्छा था यहाँ प्रत्यक्ष विधि। एफ एक्स निकालो और सिग्मा एफ का भाग ले दो, तो सिग्मा एफ आई एक्स बटा सिग्मा एफ आई वाला फॉर्मूला लगता और यहाँ सीधा सीधा आंसर आ जाता। तो 14 का जो आंसर था योग तो आता इसका सिग्मा एफ आई का 321, और बारम्बार था योग था 44, और जैसे भाग देते तो ये आता 7.29, 7.29 आ जाता। अब बात करते हैं 15 की। एक पासा है और इस पासे को फेंका जा रहा है, तो 6 फलकों में प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता के लिए देखो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ए प्राप्त हो, ए यहाँ ए बार ये प्राप्त हो रहा है और एक बार ये प्राप्त हो रहा है। कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2/6 ये कट रहा था तो 1/3, 1/3। और ये कह रहे डी प्राप्त हो, डी के लिए देखो 6 टोटल, और डी एक बार आ रहा है तो 1/6, तो डी आने की प्रायिकता होगी 1/6। बात करें प्रश्न नंबर 16 की कि 10 और 250 के बीच में गुणजों की संख्या कितनी होगी। इतने गुणा जगमल पदों की संख्या पूछिए कब। यदि 4 की गुणा 4 गुणा 10 के बाद में आता है 12। यदि हम समांतर स्टेडी बनाए तो ये आती है 12, 12 के बाद में आता 16, डॉट डॉट डॉट, और इसका लास्ट पद है 250 में भाग नहीं जाता तो भाग जाता है 248 में। इसका अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, सारांश दे रखा है, एन का मान पूछा है तो ए एन का सूत्र लगाते, और यहाँ जैसे ए एन का सूत्र लगाते तो एन बराबर आता 60, एन बराबर आता 60। इसमें 60 गुणज है। और 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कितनी होंगी। 0 और 50 के लिए एक तो डायरेक्ट सूत्र होता है एन स्क्वायर। यदि हम इसमें समांतर स्टेडी लगाना चाहें तो 0 50 के बीच विषम संख्या आती है 1 3 5 से लेकर और 49 तक। 49 इसका एन पद था, वही फॉर्मूला लगा जो ऊपर वाले में लगा था, और यहाँ 16 इसका मान आ जाता तो 625। एन स्क्वायर होता है तो 25 पद है तो 625।
25 आ जाता। अब यहाँ से 70 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A 6,2, 8,2, 9, 4 और P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान क्या होगा। 70% P कह रहा है समांतर चतुर्भुज है। यदि कोई आकृति समांतर चतुर्भुज की जैसी है इस प्रकार की, तो इसके इन दोनों के विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। यहाँ से दोनों विकर्ण ज्ञात करने थे, मध्य बिंदु समान आता, बिंदु को समान रखते यहाँ से P का मान आता कि P बराबर 2। इसका जो अथवा है चतुर्भुज का कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये देखो अपने 7.1 का पहला प्रश्न, 7.2 का सॉरी पहला प्रश्न है ये। ऐसा कैसे, तो यह इसका मान जैसे मान रखते अंतिम विभाजन वाले सूत्र से, तो मान आ जाता है 1,3। उस बिंदु के निर्देशांक आते 1,3। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 कह रहे किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ से मैं बताऊँ ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 था अपना। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज इट इज दिया गया था। आकृति लेनी थी, चारों तरफ एक वर्ग बनाना था, और यहाँ से कहते हैं बाई बिंदु से स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होती है, और आमने सामने की भुजा देखते और ये बनती समचतुर्भुज, भुजाएं समान आती चारों के चारों। कह रहे थे ये परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। फिर कह रहे हैं वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने जो वृत्त के केंद्र संपूरक कोण बनाती है। 10.2 का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, 13%। तो इसमें क्या करना था, एक वृत्त बनाना था, एक चारों ओर एक वर्ग बनाना था, इसको 8 भागों में डिवाइड करना था, और कोण के नाम देने थे एक, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 कोण देने थे। 8 के 8 कोण का जब मान रखते तो हम कह देते हैं ये समान कोण बनाती हैं, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना था। सर्वांग समता के बाद में आप देखते हैं इनको, ये जो मान था, और यहाँ जो समांतर चतुर्भुज कोण बनते ये कोण मान ऐसे कैसे आता और यहाँ इन दोनों का योग के बराबर होता, और ये 180 डिग्री बन जाता। संपूरक मतलब 180 डिग्री का कोण बताने के एक बिंदु के चारों 360 होता है, दो कोण बराबर आते हैं, आधे भाग में विभाजित होते हैं, तो एक मान आता है 180 डिग्री का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 था माध्यक क्या होगा। माध्यक मतलब माध्यक का वर्ग अंतराल दे रखा था, तो वर्ग अंतराल माध्यक का सूत्र हमने पढ़ा है कि L + n/2 माध्यक है, तो पहले CF ज्ञात करना था। सबसे पहले CF का मान इसका आता 100, n/2 लेने थे, वर्ग अंतराल निकालते, और इसका वर्ग अंतराल ये 20 से 30 वाला था, 500 इसी में आना था, और इस माध्यक का मान आता 24.28। दोस्तों L + n/2 - C/F × H वाला सूत्र लग रहा था इसमें। अब बात करें कि ये K का मान क्या होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा कि K का मान क्या होगा। तो यहाँ से क्या करना था, x दे रखा है और f दे रखा है। यहाँ से fx ज्ञात करते हैं पहले। यहाँ पहले K का मान ज्ञात करना था कि बारंबारता बंधन माध्य जो 21.5 है, 21.5 माध्य दे रखा है। K का मान क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले वही सूत्र लगाते सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। इनको सबको गुणा करते नीचे लिखते जाती। यहाँ गुणा आता 35 के मान देते और भाग रखते, तो 35 के का जब भाग रखते यहाँ K का मान आ जाता 5। तो इसका जो अथवा था यहाँ K बराबर आता 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की कि 20वां क्या था। अब देखो लास्ट सेक्शन था ये, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन थे, और ये अपने चौथी द्विघात समीकरण वाला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी। तो यहाँ अन्य दो भुजाएं क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज बना के भी हम देख सकते हैं। यदि ये 13 है तो यहाँ से ये आती कितनी, 5 और 12, एक 5 आती है और एक 12 आती। कैसे दोस्तों, समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं x, तो ये आती है x - 7, और ये दे रखी है 13। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के योग के बराबर आता। तो यहाँ से x के 2 मान आते और एक आता माइनस का, उसको छोड़ देते, तो इसका जो आंसर था 20 का वो आता 5 और 12। अब बात करें इसकी अथवा की दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो धनात्मक पूर्णांक मानते एक तो x मान लेते और एक x + 1 मान लेते, इनका वर्ग करते और यहाँ से मान आता 365, और वर्ग करके जैसे इसको घटाते तो मान आ जाता है इसका 13 और 14। दो क्रमागत पूछे हैं, तो एक तो आता 13 और एक 14, तो 13 का वर्ग करो और 14 का वर्ग करो और दोनों को जोड़ो तो मान आता है 365। ये कि अपनी किताब का प्रश्न है, ऐसे कैसे प्रश्नावली में दिया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जब 21वां प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना था, मैंने आपको पहले बताया था, इसको सबसे पहले साइन कोस में तोड़ना है। जैसे मान साइन कोस में टूटेगा
तो यहाँ से कोसेक को लिखते 1/sin, कोट को लिखते कोस बटा साइन, साइन लघुत्तम आता तो ये आता 1 - कोस बटे साइन, और दोनों का स्क्वायर था। नीचे जो साइन है इसको स्क्वायर आता तो ये आता साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख देते 1 - कोस स्क्वायर, 1 - कोस स्क्वायर, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस, माइनस वाला कर प्लस वाला कर देता है, एक बच जाता है, ऊपर आता 1 - कोस और नीचे आ जाता 1 + कोस। इसका जो अथवा था उसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, कोस की केवल 1/sin लेना था, इसको 1/कोस लेना था। तो ये 1/sin 1 - sin स्क्वायर हो जाता, ये 1 - कोस 1 - कोस स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे साइन बटा कोस आता है, ये कोस बटा साइन लघुत्तम लेते और सारा कट जाता, मान आता 1, जो कि इसके बराबर है RHS के बराबर है। तो यहाँ RHS आ जाता है दोस्तों, बिल्कुल सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना था इसमें। 22 था कि निम्न का कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करो, और कल्पित माध्य दिया हुआ था। जैसे आप मध्य बिंदु ज्ञात करते तो इसका मध्य बिंदु यहाँ था 17.5, इसी 17.5 को कल्पित माध्य निकालना था, और जब 22 करते आप तो इसका मान आता 18.35। कल्पित माध्य जब ज्ञात करते तो वो आता 18.35, क्योंकि एक का मान पहले से दिया हुआ है। एफ और डी को गुणा करना था और सिग्मा एफ का भाग देते तो 18.35 इसका आंसर आता। इसका जो अथवा है कि बहुलक ज्ञात करो, देखो बहुलक हम सबसे जल्दी पढ़ते हैं कि बहुलक क्या हो। ये ऐसे कैसे अपने क्वेश्चन में है कि बहुलक का मान होता है 3.286। इसका जब आप मान ज्ञात करेंगे बहुलक तो सबसे अधिक बारंबारता वाला, तो ये बहुलक रहा। बहुलक का वर्ग अंतराल था तो सूत्र लग जाता है F1 - F0 बटा 2F1 - F0 इंटू H। तो ये F था F1, इससे पहले F0, बाद में F(2) ये हो जाता, F(1) ये हो जाता। 3 से 5 था वर्ग अंतराल, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला, आंसर 3 से 5 के बीच में आना था, तो इसका आंसर आता 3.286। ये क्वेश्चन थे दोस्तों अपने पेपर के, जो कि आज आए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट करें, कमेंट में आपको बता दूंगा कि दिए गए प्रश्न का क्या आंसर होगा। अपना ये पूरा पेपर जिसका मैं पूरा सॉल्यूशन बता दिया, आंसर बता दिए, आप मैच कर लें। आपका स्कोर कार्ड क्या हो रहा है ये मुझे बताने की कोशिश करें कि हमारा स्कोर कार्ड ये है। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। अपना स्कोर कार्ड मुझे शेयर करें। यदि चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। गणित संबंधी कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आपका एक पेपर बचा है संस्कृत का, उसके लिए ऑल द बेस्ट। गणित में किसी प्रकार कोई भी दिक्कत आई आप मुझे मेल बॉक्स करें। इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आप अपना स्कोर कार्ड मुझे शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।